इंडिया की एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो अमेरिका के अंदर टेक्सास के अंदर कोई $300 अरब इन्वेस्ट करेगी, और जो कि 50 साल में पहली दफा कोई ऑयल रिफाइनरी अमेरिका के अंदर लग रही है। ताड़ साहब, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप कैसे देखते हैं इसको? और रिलायंस को पिक किया गया इंडिया से, और दूसरे नंबर पे आपको लगता है इंडिया अमेरिका ताल्लुकात जो है वो कोई बेहतर होने जा रहे हैं? ये जो टैरिफ वगैरह लगे थे, फिर रशिया से कहा गया कि तेल वहां से ले लो। आप खुद जरा अमेरिकन किसी भी इस वक्त न्यूज चैनल पे देख ले, किसी ने कोई कवरेज नहीं। ये इस वक्त आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत ज्यादा कोशिशें हो रही, मिन्नतां तरलियां ते गल आई। ये एक मिन्नतें तरलों का उस और चैप्टर कह लें आप इसको, कि किसी ना किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब को राजी किया जाए। लेकिन राजी करने का स्टाइल देखें वो क्या है। आपने जिस तरह भी खुद फरमाया है कि 30 दिन की इजाजत दी है पेट्रोल खरीदने के लिए। एक दिन माफी पांव में पड़ के माफी मांगते हैं कि जी माई बाप 30 दिन की इजाजत दें तो हम ले लें, साथ ही दूसरे दिन स्टेटमेंट दे देते हैं हमें किसी तीसरे मुल्क से पूछने की जरूरत ही नहीं। आपका क्या ख्याल है, स्टेट डिपार्टमेंट ये सारा कुछ नहीं देखता? ये दो चेहरे जो हैं इनकी डिप्लोमेसी के, क्या ख्याल है ये दुनिया से अब छुपे हैं? कुछ छुपे हैं इसमें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। टैरिफ का बल्कि जिस तरीके से हैंडल किया गया है, बहुत पुअर तरीके से हैंडल किया गया है। और बिलखसूस जंग के हवाले से जितना स्नब किया गया था पाकिस्तान भारत की जंग से। और दूसरा उससे सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब कैमला हैरिस के लिए यहां आए थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात तय थी, नहीं मिलके गए थे, आपका क्या है, सारा को भूल चुके हैं? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। लेकिन एक नाकाम कोशिश है। यहां पे कई रिफाइनरियां पुरानी बंद हैं उस एरिया के अंदर, टेक्सास एरिया में, वहां पे लेके जितना ये 300 या $350 बिलियन का एक तोहफा देने की कोशिश की है, माफी मांगने की कोशिश की है। मैं नहीं समझता कि इससे डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ सॉफ्ट होंगे, मेरा नहीं ख्याल इसमें, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस। अब उसमें चीमा साहब दूसरी बात, अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की बात करते हैं। वहां पे जो मैं अभी देख रहा था कि 3 शिप जो है वो जल रहे हैं इस वक्त, बल्कि एक शिप जो है थाईलैंड का वो भी जल रहा है। 2 चीजें बताना चाहूंगा कि चीमा साहब, यहाँ पे आज सुबह हमारे सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी ने एक ट्वीट किया सोशल मीडिया पे। उन्होंने कहा जी कि हमारे नेवल शिप्स जो है वो अब खोल के तो उन्होंने दूसरे शिप्स को वहां से गुजार रहे हैं, लेकिन 30 मिनट के अंदर अंदर ही उसको डिलीट कर दिया गया। हकीकत जो है बिल्कुल इससे दूसरी तरफ। दूसरा, यहां पे ये भी खबरें आई हैं कि जो शिप वहां से जो 3 जल रहे हैं, जब वो वहां नजदीक गए तो उन्होंने पीछे से अमेरिकन नेवी को रिक्वेस्ट की कि आप आए और हमारी मदद करें, और उन्होंने कहा था इट्स टू रिस्की। ये भी ऑन रिकॉर्ड आ चुका। अब ये सारे हालात अगर देखा जाए चीमा साहब, तो वहां पे इस वक्त इतना कुछ जोर लग चुका है उनका इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, कल जो ईरान की तरफ से ये भी आई थी स्टेटमेंट कि आप अमेरिका का या इजराइल का एम्बेसडर निकालें तो आप अपने शिप यहां से निकालें। कल स्पेन एक वाहिद यूरोपियन कंट्री है जिसने वहां से इजराइल के एम्बेसडर को फारिग कर दिया। और तीसरा, इसमें जो मैं एक सबसे ज्यादा सख्त ट्वीट जो हमारे लिंडसी ग्रैम ने किया है, उसमें मायूसी नजर आती है। वो कैसे? लिंडसी ग्रैम अपने ट्वीट में फरमाते हैं कि इस सऊदी अरेबिया के अंदर हमारी एम्बेसी के ऊपर अटैक हो रहा है, हमारी एम्बेसी खाली पड़ी है, हमारे डिप्लोमेट वहां से भाग रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया एक केपेबल आर्मी रखने के बावजूद ईरान पे हमला क्यों नहीं कर रहा? तो दर हकीकत इनके प्लान फेल हुए हैं। प्लान क्या थे? इनके 2 प्लान थे चीमा साहब। एक प्लान था कि यहां पे अली खामनाई को जब हलाक कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, लीडरशिप मार दी जाएगी, लोग सड़कों पे आ जाएंगे और वहां पे हमारा रांझा रजा शाह पहलवी जाके वहां पे गाने गाएगा। एक तो वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। अब उसमें दूसरा ख्वाब इनका ये था कि अटैक करेंगे जीसीसी कंट्रीज पे, सऊदीज पे, और ये सारे मुसलमान एक दूसरे के गले फाड़ देंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, हमारा जो असला वहां पे पड़ा है इन जगहों पे,
ये सारे एक दूसरे के गले पड़ जाएंगे। वो भी नहीं हुआ। तीसरा प्लान ये रखा गया, सी प्लान, ए बी सी। तीसरा प्लान ये था, कुर्द जो है, ईरानी कुर्द, सीरियन कुर्द, इराकी कुर्द, इनको इकट्ठा करके बॉर्डरों पे ले जाए, आगे ये मरेंगे, पीछे हमारे सोल्जर चले जाएंगे, ऑन ग्राउंड ट्रूप्स चले जाएंगे। वहां पे सस्तानी साहब ने उनको मना किया, दूसरे कुर्द जो दूसरे इराकी लीडर थे उन्होंने मना किया, कुर्द भी वहां पे नहीं है। चौथा प्लान ये था कि जो ईरान के करीब एक जजीरा है, वहां पे 18,000 ट्रूप्स को वहां पे उतारा जाए और वहां से बैठ के हमारे ट्रूप्स ऑन ग्राउंड चले जाए। वो भी मंसूबा जो है वो भी नहीं चल सका। आखिरी जिस पे अब ये बैठ के यहां पे पेंटागन सोच रहा है कि इनके एटॉमिक एसिड जहां पड़े हैं, चीमा साहब अभी तक उस एटॉमिक एसिड तक ये नहीं पहुंच सके, वो पहाड़ों से बहुत ज्यादा नीचे जाके उन्होंने अपने एटॉमिक एसिड्स रखे। वहां पर जब तक ये ऑन ग्राउंड नहीं जाएंगे, वो उन एसिड्स तक ये नहीं पहुंच सकते। इसका इजहार हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर कई दफा कर चुके हैं कि जाना होगा, जाके उन एसिड्स को वहां से लेना। अब इनको भी ये बावर होता जा रहा है कि एटॉमिक एसिड्स तक हम नहीं पहुंच सकते। इजराइल जो है उसकी खबरें सेंसर हो चुकी हैं, वहां से कुछ पता नहीं चल रहा। और जो ईरानी इस वक्त जो उनकी आपके पासदारान इनकलाब के जितने लोग हैं, वो इंडिपेंडेंट जो है वो अपने अपने हमले कर रहे हैं और उनकी भी सेंट्रल कमांड खत्म हो चुकी है। तो दर हकीकत मैं जिस तरह हमेशा कहता था कि आगे कुआं है पीछे खाई है, ये किस तरह कंट्रोल होगी, कौन करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। अहदाफ हासिल तो 12 दिन की जंग के अंदर ही कर लिए गए थे पहले एक दफा, अब दूसरी दफा अहदाफ हासिल किस तरह होंगी। ये खबरें हैं, मैं इस पे तस्दीक शुदा खबरें नहीं है। खबर ये है कि बीबी नेतन्याहू जख्मी है, अभी तक उसकी खबर नहीं। दूसरी चीज जो खबर आ चुकी है वो कंफर्म है कि जो मुज्तबा खामनाई है, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई, वो जख्मी है। उनके साइप्रस के अंदर जो उनके एक एम्बेसडर हैं, उन्होंने गार्डियन को स्टेटमेंट दी है कि जब पहला अटैक किया गया था जिसमें उनके वालिद साहब हलाक हुए, उनकी वाइफ और बच्चा, उसी हमले के दौरान इनका पांव फ्रैक्चर हुआ था और इनके चेहरे के ऊपर भी इनको चोटें हैं। लेकिन इससे ज्यादातर अभी तक खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। लेकिन इस वक्त वॉशिंगटन डीसी मायूस है कि जीसीसी कंट्रीज के अंदर से हमले क्यों नहीं हो रहे। सऊदी अरेबिया के पास हमने बड़ा असला रखा हुआ है, वो क्यों नहीं हमले ईरान पे कर रहा, इसलिए एक मायूसी है। और जो मैं जो कहता था कि जिस तरह प्लान था उस तरह हो नहीं सका, और मजीद अगर हफ्ता 10 दिन इस चीज को इन्होंने मजीद लिंगरान किया तो अभी इस वक्त क्रूड ऑयल जो है $120 से जाके नीचे अब मिड 80s में $83-85 पे इस वक्त बिक रहा है। लेकिन $100 से ऊपर जब जाएगा दोबारा तो मेरे ख्याल में दुनिया की चीखें निकलेंगी और उसको फिर इनको कुछ ना कुछ करना होगा। यूरोप ने बिल्कुल साथ नहीं दिया, यूके बिल्कुल हाफ हार्टेड है। उन्होंने सिर्फ कहा कि हम डिफेंस में आपके साथ हैं, फेंस में आपके साथ नहीं है। स्पेन का मैंने आपको बताया कि पहले ही वो हट चुका है। दौरा डोनाल्ड ट्रंप साहब का चाइना होना है, लेकिन उसको सिर्फ बीजिंग के अंदर एक लिमिटेड कर दिया है, बाहर जो दूसरे दौरे आसपास हो रहे थे वो नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से खामनाई साहब को मुबारकबाद पेश कर दी गई है और अब देखें कि आने वाले दिनों में आपके रिलेशनशिप कैसे उनके साथ चलते हैं। लेकिन एक आज मैं सुबह डिस्कशन कर रहा था किसी के साथ, चीमा साहब, बड़ी मायूसी के साथ। चीमा साहब, ये जंग डेजर्ट स्टॉर्म से शुरू हुई, इराक तोड़ा गया, लीबिया तोड़ा गया, सीरिया तोड़ा गया, गजा तोड़ा गया, ईरान तोड़ा गया, अफगानिस्तान के अंदर गया। इन सब कंट्रीज के अंदर मुश्तरक चीज यह है कि सारे के सारे मुसलमान, यमन नाम सारी में यमन, सारे के सारे मुश्तरक एक चीज है कि इनके सारे मुसलमान हैं और तालीम से बहुत दूर है, सिविलाइजेशन में तालीम से बहुत दूर। आज भी अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो वो कहते हैं कि हम गारों में रहना पसंद करेंगे, हमें वी डोंट वांट पीस, हमें अमन नहीं चाहिए, अमन नहीं चाहिए। और यही हालात इसी तरह यमन के हैं, यही हालात सीरिया के हैं, यही हालात इराक के हैं। कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई यजीदी है, पता नहीं क्या क्या इन्होंने अपना अपना कर रखा चीमा साहब। और देखा जाए तो हर जगह यही है।
साथ आपके भारत है वो जंग में, आप भी जंग लड़ चुके हैं, पिछले मई में आपने जंग लड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, तो पाकिस्तानी रिएक्शंस देख लिया आपने। बात ये हुई है कि रिलायंस कंपनी जो भारत की है, जिसके चेयरमैन मुकेश अंबानी जी हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, और सबसे अमीर आदमी भारत के मुकेश अंबानी जी हैं। तो मुकेश अंबानी ने अमेरिका में एक डील की है अमेरिका की कंपनी साथ, और टेक्सास के अंदर एक ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे रिलायंस और एक अमेरिकन कंपनी, और इसकी जो लागत है वो है $300 बिलियन। अब पाकिस्तान को परेशानी ये है कि एक तो पाकिस्तान वाले ये परेशान है कि यार ये भारत के पास इतना पैसा आ कहां से रहा है, ये 300 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट कर रही है इनकी एक एक कंपनी, यहाँ हम 10 बिलियन 1 बिलियन के लिए हम मारे फिर रहे हैं। हम क्या करें यहाँ, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है यार, हम भूखे मर रहे हैं। कोई कह रहा है कि इतना पैसा होता ही नहीं है, रिलायंस झूठ बोल रहा है। कोई ये कह रहा है कि भारत बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप ये पॉसिबिलिटी करें, ये कोशिश करें कि भारत पर और टैरिफ लगाएं, भारत के साथ और अच्छे से रहें। भारत को, जैसे भारत ने बोला रशिया के ऑयल लेंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ठीक है 30 दिन के लिए आप ले लीजिए। फिर भारत का बयान आया कि भाई आप होते कौन है ये बताने वाले कि हम 30 दिन ले लें या 300 दिन ले लें। अब पाकिस्तान की परेशानी ये है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर अब सख्त नहीं है, उसका ऑब्वियस रीजन है, एक तो डोनाल्ड ट्रंप फंस गए अब ईरान के अंदर, वहां उनकी हालत खस्ता हो रखी है, ईरान को रोज ठोक रहा है। और दूसरी परेशानी ये है कि अगर ये वॉर रुकता है तो भारत को बेनिफिट होगा, क्योंकि भारत ने ईरान के खिलाफ भी कोई बात नहीं करी है, इजराइल और यूएस से तो दोस्ती है ही। तो पाकिस्तान की परेशानी ये है कि यार पाकिस्तान करे तो करे क्या। एक तो भारत है वो इन्वेस्टमेंट डाल रहा है अमेरिका के अंदर 300 बिलियन की, और दूसरा पाकिस्तान है जो अपने अंदर $300 बिलियन मांगने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं, जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उतना हमारे यहाँ रिलायंस कंपनी की वैल्यू है। तो अगर रिलायंस कंपनी पूरा चाहे तो पूरा पाकिस्तान परचेस कर सकती है, अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो। लेकिन रिलायंस कंपनी या कोई भी कंपनी चाहेगी क्या कि पैसे वहां इन्वेस्टमेंट करे जहां पैसे डबल हो ट्रिपल हो। क्यों चाहेगी वो एक जगह पैसे इन्वेस्टमेंट किए जाए जहां पैसे की संभावना ही नहीं रिटर्न होने की, जहां कोशिश ही होगी कि पैसा खत्म कर दे। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आपने पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिए तो पाकिस्तान तो बर्बाद है, पैसा को बर्बाद हो जाएंगे। पैसे कहां से मिलेंगे आपको, फिर पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो बेनिफिट चाहता है इंसान, ना कि लॉस चाहता है इंसान। तो अब मुसीबत यह है कि पाकिस्तान को ये बात पच नहीं रही है कि जो अमेरिका के हम कटोरा ले घूमते हैं, जो हम चाइना के कटोरा ले घूमते हैं, सऊदी अरब के कटोरा ले घूमते हैं $1 बिलियन के लिए, $1 बिलियन के लिए, वहां अमेरिका के अंदर भारत की सबसे बड़ी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो भी $300 बिलियन की, $300 बिलियन की। और 50 साल में पहली ऑयल रिफाइनरी खुल रही है अमेरिका के अंदर। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक मैसेज दिया है कि थैंक यू मुकेश अंबानी, रिलायंस जियो एंड भारत, कि आप लोगों ने 50 साल में पहली एक ऑयल रिफाइनरी अमेरिका में खोली। इससे पहले जो ऑयल रिफाइनरीज हैं वो पहले से लगी हुई हैं। विद इन लास्ट 50 ईयर्स कोई भी ऑयल रिफाइनरी खुली नहीं है, और $300 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो वो आप लगा रहे हैं, इसके लिए थैंक यू। अब पाकिस्तान वाले ये देख के परेशान है कि हमारा ये जो बूट पॉलिशिया प्रधानमंत्री है और जो हमारा फेक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, ये दोनों वहां जाते हैं व्हाइट हाउस, खाना खाते हैं, कभी लंच कभी डिनर, कभी प्लेटर धोते पाए जाते हैं, ये फोटो खिंचवा के ही खुश है, और ये पैसे मांगे जाते हैं $1 बिलियन, $2 बिलियन। और अगर गलती से इनको मिल जाए $2 बिलियन उधारी, इन्वेस्टमेंट नहीं, उधारी, उसमें ऐसे बगल अपनी पीटते हैं, अपने कंधे ठोकते हैं कि वाह हमने क्या तीर मारा है, और वहां भारत 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये लेवल है भारत का, आप हमसे कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तानियों। खैर, पाकिस्तान से कंपेयर करना अपने आप में एक बेइज्जती है, और मैं भारत का नाम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करके लेना नहीं चाहता। आपकी अब औकात ये रह रही है कि आप हमारी एक कंपनी रिलायंस से कंपेयर कर लो, आप उसी के लायक हो, उससे ज़्यादा आपकी औकात ही नहीं है। और भारत में ऐसी 10 से 50 कंपनियां और हैं जिनका जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा है। खैर एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।